जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। हम कर रहे हैं तैयारी सीटेट 2024 के एग्जाम की, जो आपका 7 जुलाई को होने वाला है। और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है हिंदी व्याकरण का। यह हमारा 33वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर के जितने भी टॉप क्वेश्चन पूछे गए हैं हिंदी व्याकरण से, चाहे वो सीटेट हो, चाहे यूपी टेट हो, या फिर कोई भी अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उनमें से मैंने प्रीवियस ईयर के टॉप क्वेश्चन सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं, ताकि आपके टीचिंग एग्जाम के साथ साथ अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी साथ के साथ ही होती रहे और आपको पता चले कि कैसे प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछे आ चुके हैं। तो इसलिए अगर आप नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के पास जितना हो सके, आपका ही अपना चैनल है। प्रीवियस ईयर के टॉप 30 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं। अगर आप उनमें से 25 भी सही कर पाए तो आप भी कर सकते हैं इनमें से कोई से भी एग्जाम क्रैक। आप कितने तैयार है और आपका स्कोर क्या रहा है, ये आप मुझे वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, व्यष्टि का विलोम शब्द है समास, समवेत, समष्टि या समस्त। तो व्यष्टि का विलोम शब्द कौन सा है, तो वो है समष्टि, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। अगर बात करें समास की, तो समास का जो विलोम शब्द होता है वो होता है व्यास, और समवेत का जो विलोम शब्द होता है वो होता है असमवेत। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है, वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, ब्रज, अवधी, भोजपुरी या मगधी। तो देखो, रामचरितमानस की रचना किसने की है, वो की है तुलसीदास ने। और तुलसीदास ने इसे किस भाषा में लिखा, तो वो लिखा है अवधी भाषा में, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। देखो, नोट्स बना रहे हैं तो नोट कर लेना कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। और संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं तत्सम, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस वाक्य में अपदान कारक है, राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन से अब नहीं गाया जाता, हिमालय से गंगा नदी निकलती है, या मैं घर पर जाता हूं। देखो, कारक जो है वो टोटल 8 प्रकार के होते हैं, और कारक का जो चिन्ह होता है उससे कारक की पहचान होती है। जैसे कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है ने, ऐसे ही टोटल 8 कारक होते हैं और 8 कारक के 8 चिन्ह होते हैं। अगर आपादान कारक की बात की जाए तो आपादान कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है से, लेकिन उस चिन्ह से अलग होने का बोध होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता जो है वो अलग हो रहा है, तो इससे पता चलता है कि इसमें आपादान कारक है। तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हिमालय से गंगा नदी निकलती है, देखो गंगा नदी निकल रही है हिमालय से, तो इसमें जो है वो आपादान कारक है, यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है, वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। काल के बोध का संबंध किससे होता है, वचन से, क्रिया से, संज्ञा से या अव्यय से। यानी किससे पता चलता है कि काल कौन सा है, तो वो पता चलता है क्रिया से, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। जैसे राम घर जाता है तो राम घर जाता है से हमें पता चल रहा है कि ये वर्तमान काल है। अगर था होता भूतकाल है, अगर होगा होता तो भविष्यकाल होता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है, वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, क्रोध, बुढ़ापा, छाया या चैन। अगर आप वाक्य प्रयोग सही से कर पाए तो आप भी बता सकेंगे कि कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है या कौन सा पुल्लिंग है। अगर बात करें क्रोध की, तो क्रोध आया, आया बोला है, आई नहीं बोला, ठीक है, तो आया बोला है तो यह पुल्लिंग शब्द है। बुढ़ापा आ गया तो यह भी एक पुल्लिंग शब्द है। चयन हो गया तो ये भी एक पुल्लिंग शब्द है। अब बात करें छाया की, तो छाया से भी एक शब्द बना लो कि छाया जो है वो काली होती है, तो काली होती है। तो इससे हमें पता चला कि एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है, वह है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, कौन, कुछ, कोई या यह। देखो, सर्वनाम जो है वो टोटल 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। उसमें अगर निश्चयवाचक सर्वनाम की बात की जाए तो निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं जिनसे हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चित होने का बोध होता है। अब देखो, कौन शब्द क्या है, कौन शब्द जो है वो एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो ये तो कट गया। कुछ जो है और कोई जो है ये दोनों निश्चय या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ यानी कुछ हैं मगर ये नहीं पता कितने हैं, तो ये निश्चित नहीं है। कोई है तो कोई के बारे में भी हम निश्चय नहीं कर पा रहे कि कोई कौन है, तो ये भी अनिश्चित है। लेकिन यह जो है वो एक निश्चितवाचक सर्वनाम है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है, वो है डी की है पुस्तक, यानी हम निश्चित कह रहे हैं कि ये वाली पुस्तक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो है डी, यानी यही निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह नेता विधायक है, रेखांकित पद में कौन सा विशेषण का प्रकार है, यानी यह शब्द में कौन सा विशेषण है, गुणवाचक, सर्वनामिक, संख्यावाचक या परिमाणवाचक। देखो, इससे आपको पता चलेगा कि यह जो है वो केवल सर्वनाम नहीं होता, वह एक विशेषण भी हो सकता है।
और विशेषण जो है वो टोटल 4 प्रकार के होते हैं और चारों प्रकार जो है वो लिखे हुए हैं। अब बात करें अगर गुणवाचक विशेषण की, तो गुणवाचक विशेषण उस विशेषण शब्द को कहते हैं जिससे व्यक्ति या वस्तु के गुण का पता चलता हो, जैसे काला गोरा, लंबा मोटा, पतला मोटा, तो ये सभी जो है वो गुण बता रहे हैं। संख्यावाचक जो संख्या का बोध कराए, और परिमाणवाचक जिसे हम तोल सकते हो, परिमाण यानी 1 किलो 2 किलो। लेकिन सर्वनामिक विशेषण जो है वो संज्ञा शब्द से पहले आते हैं, वही जो निश्चित कराते हैं कि यह नेता, यह एक सर्वनामिक विशेषण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है, वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है? कर्ता कर्त्री, नेता नेत्री, धाता धात्री या दाता दात्री। तो इनमें से जो शब्द युग्म लिंग की दृष्टि से यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की दृष्टि से अशुद्ध है वो कौन सा है, वो है कर्ता कर्त्री, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। कर्ता कर्त्री नहीं होता, कर्ता कर्ती होता है। ठीक है, कै और तय, तय के नीचे रह और ई की मात्रा और ऊपर उड़ता हुआ रह, तो यह होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है, वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सार्वभौमिक व्याकरण की अवधारणा किससे संबंधित है? यानी सार्वभौमिक व्याकरण की अवधारणा का संबंध किससे है? स्किनर से, पियाजे से, चमस्की से या फिर वाइगोत्स्की से? तो सार्वभौमिक व्याकरण की जो अवधारणा है वो चमस्की से संबंधित है, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। देखो, इस अवधारणा में क्या माना जाता है कि मनुष्य में भाषा की जो अधिग्रहण की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, यानी जन्मजात होती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों की मौलिक भाषा का सतत आकलन करने के लिए सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? शब्द पढ़वाना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भ में बातचीत या सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। तो बच्चों की मौलिक भाषा का सतत आकलन करने का जो सबसे बेहतर तरीका है वो कौन सा है, वो है विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा वसुधा का समानार्थी है? जलधि, वसुंधरा, महिप या वारिधि? तो इनमें से जो वसुधा का समानार्थी शब्द है वो कौन सा है, वो है वसुंधरा, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। इसके जो अन्य समानार्थी शब्द हैं वो कौन से हैं, वह है भू, धरती, पृथ्वी, ये जो है धरा, भूमि, ये सभी जो हैं वसुधा के समानार्थी शब्द हैं। मिहिप जो है वो राजा का समानार्थी शब्द है, और जलधि और वारिधि ये दोनों जो हैं समुद्र के समानार्थी शब्द हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है, वह है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा सदैव टकराहट से गुजरती है, सदैव समान होती है, समान हो सकती है या सदैव अलग होती है? तो देखो, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली जो भाषा है वो टकराहट से गुजरती है, बिल्कुल गलत है। सदैव समान हो सकती है। देखो, सदैव समान नहीं हो सकती। स्कूल में भाषा जो है थोड़ी सी अलग हो सकती है, लेकिन समान हमेशा नहीं हो सकती। सदैव अलग होती है ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता, कि सदैव नहीं होता। कोई भी सदैव वाला काम तो होता ही नहीं है, लेकिन समान हो सकती है, ये एक संभावना है कि समान हो सकती है। तो यही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रय उपसर्ग से बनने वाला शब्द युग्म कौन सा है? प्रत्युत्तर, प्रदेश, प्रपत्र, प्रत्येक, प्रभाव, प्रदेश, प्रसाद, प्रत्येक, प्रपत्र या प्रभाव, प्रदेश, प्रपत्र? तो देखो, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्रत्युत्तर में प्रति जो है वो उपसर्ग है, ना कि प्र उपसर्ग है। मैं पूछा गया है प्रय किसमें उपसर्ग है, तो ये ऑप्शन तो कट गया। प्रत्येक में भी प्रति उपसर्ग है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। प्रसाद जो है प्रत्येक, यहाँ देखो प्रत्येक आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। बचा गया है प्रभाव, प्रदेश और प्रपत्र, ये तीनों जो हैं इन तीनों में प्रय उपसर्ग है, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप किसे ज़्यादा महत्व देंगे? व्याकरणिक नियम, सीखने की क्षमता का आकलन, काव्य सौंदर्य या निबंध लिखने की योग्यता? तो देखो, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय जो सबसे महत्वपूर्ण होगा वो क्या होगा, वो होगा सीखने की क्षमता का आकलन, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मिश्र वाक्य को चयनित कीजिए। आपने ऐसा क्यों किया? उसने कहा कि आज छुट्टी हो जाएगी। वह, आप एमपी हो गए। या बालक आया और मेरे पास बैठ गया। देखो, अगर मिश्र वाक्य की बात की जाए तो देखो, वाक्य जो है वो टोटल 3 प्रकार के बताए जाते हैं रचना की दृष्टि से: सरल, संयुक्त और मिश्र। देखो, मिश्र वाक्य की क्या पहचान होती है कि एक वाक्य जो है वो दूसरे पर डिपेंड होता है। जब तक हम दूसरा वाक्य नहीं बोलेंगे तब तक पहला वाक्य जो है वो अधूरा माना जाता है। उसने कहा कि, तो बस अगर मैंने यहाँ खत्म कर दिया तो हम यह वाक्य जो है वो अधूरा माना जाता है। अब देखो, अगर मैंने यहाँ वाक्य खत्म कर दिया तो इसका मतलब यह है कि वाक्य अधूरा है। तो बिना इसके कि आज छुट्टी हो जाएगी, तो बिना इसके काम अधूरा है, यानी ये वाक्य पूरा अधूरा है। तो यही जो है वो मिश्र वाक्य की पहचान है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। इसे की वगैरह वैसे जैसे वर्डों से जोड़ा जाता है। जब एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड होता है तो की जैसे वर्डों से इसे जोड़ा जाता है, शब्दों से इसे जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पढ़ने का प्रारंभ वर्णमाला से होना चाहिए, कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए या अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए?
तो देखो ये तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है कि पढ़ने का प्रारंभ जो है वो किससे होना चाहिए, वो वर्णमाला से बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए अर्थपूर्ण सामग्री से, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निष्कपट में कौन सा उपसर्ग है, निश या निश, जिसमें से जो है वो आधा है, पेट पटा से आधा है, निस या निस। तो देखो निष्कपट में जो है उपसर्ग वो कौन सा है, वो है निस उपसर्ग है, यानी निस प्लस कपट तो बनता है निष्कपट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है, वो है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद कौन सा है, छाप्य, बैरवे, चौपाई या कुंडलियां। तो देखो दोहा और रोले के संयोग से जो बनने वाला छंद है वो कौन सा है, वो है कुंडलियां, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। यानी पहले जो 2 चरण होते हैं वो दोहे के होते हैं और बाद के जो 4 चरण होते हैं वो होते हैं रोले के। यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है, वो है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, श्लेष या यमक। देखो वाक्य को ध्यान से पढ़ो। वाक्य में जो है वो 3 बेर और 3 बेर जो है वो 2 बार आ रहे हैं। जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए, एक या एक से अधिक वाला शब्द जो है वो एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसके अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ होता है यमक अलंकार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डी। अब यमक अलंकार क्यों है, क्योंकि 3 बेर, पहले वाले 3 बेर खाती थी, यानी बेर का मतलब फल से है, ठीक है। यहाँ बेर का मतलब जो है वो फल से है और यहाँ 3 बेर खाती है यानी यहाँ समय से, यानी 3 बार खाती थी वो। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डी। तो यानी दोनों बार अर्थ अलग अलग हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नांकित में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना कौन सी है, बाण भट्ट की आत्मकथा, चिंतामणि, कायाकल्प या अग्निरथ। देखो बाण भट्ट की आत्मकथा जो उपन्यास है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। अगर बात करें चिंतामणि की, तो चिंतामणि के जो लेखक हैं वो है रामचंद्र शुक्ल। ऐसे ही कायाकल्प की अगर बात की जाए तो कायाकल्प की जो रचनाकार हैं वो है प्रेमचंद। और अग्निरथ किसकी रचना है, तो अग्निरथ जो रचना है वो है विद्यानिवास मिश्र की। यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है, वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसे कवि सम्राट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, किसे कर लेना, किसे कवि सम्राट के नाम से जाना जाता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को, मैथिली शरण गुप्त को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को या जयशंकर प्रसाद को। तो कवि सम्राट के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो वो जाना जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कबीर किस धारा के कवि थे, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, कृष्ण मार्गी या राम मार्गी। तो देखो कबीर जो थे वो ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति काव्य धारा के कवि थे, ठीक है, निर्गुण भक्ति काव्य धारा के कवि थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है, वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फूल का समानार्थी शब्द नहीं है, पुष्प, प्रसून, सरोज या मंजरी। देखो समानार्थी शब्द की बात की जाए तो समानार्थी शब्द यानी जिसके समानार्थ हो, तो पुष्प जो है वो फूल का समानार्थी शब्द है, यानी फूल जो है वो पुष्प का समानार्थी शब्द है। प्रसून भी फूल का समानार्थी शब्द है और मंजरी भी फूल का समानार्थी शब्द है। लेकिन सरोज जो है वो कमल का पर्यायवाची शब्द है, यानी समानार्थी शब्द है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कौन सा, वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिस शब्द का कोई सार्थक खंड हो सके उसे क्या कहते हैं, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ या मिश्रित। देखो रचना या बनावट के आधार पर शब्द जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और जिस शब्द के कोई सार्थक खंड हो सके उसे कहते हैं यौगिक शब्द, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। अगर यहाँ होता है जिस शब्द के कोई सार्थक खंड न हो सके, ठीक है, अगर यहाँ न होता तो आंसर कौन सा सही होता, आंसर होता रूढ़ सही, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है, वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शुद्ध शब्द है कि पैतृक का शुद्ध वर्ड कौन सा है, ठीक है, शब्द कौन सा है, पैतृक किस तरह से लिखा जाएगा। तो पैतृक शब्द की जो शुद्ध वर्तनी है वो कौन सी है, वो है बी, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। पैतृक जो है वो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उच्छिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है किस में, आरजू में, खसरा में, पढ़ाई में या जफर में। तो देखो अगर आपने व्याकरण को ढंग से पढ़ा है तो आप बता दोगे कि उच्छिप्त ध्वनि जो है वो तो टोटल 2 होती है, डै जिसके नीचे अंक की बिंदी लगती है, मतलब नीचे वाला पॉइंट लगता है, और एक ढै, इसके नीचे भी एक पॉइंट टाइप लगता है। तो ये दोनों जो है वो उच्छिप्त व्यंजन या उच्छिप्त ध्वनि कहलाते हैं। अब इसमें किस में ढ का यूज हो रहा है, तो वो हो रहा है पढ़ाई में, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, 345 या 346। तो संविधान के जिस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, वो कौन सा अनुच्छेद है, वह है अनुच्छेद 343, यानी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है, बहुत बार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है, वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तेज चलने वाला के लिए एक शब्द क्या है, गतिशील, चुस्त, कर्मठ या द्रुतगामी। तो तेज चलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, एक शब्द होगा द्रुतगामी, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये हमारा अंतिम प्रश्न भी है। हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं, 3, 5, 7 या 18।
इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं। 3, 5, 7 या 18? कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखना है ताकि पता चल सके कि आप कितने तैयार हैं। तो यही प्रश्न जो है वो सीटेट, यूपीटेट और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम के प्रश्न इस वीडियो में इसलिए रखे थे ताकि आपके टीचिंग एग्जाम के साथ साथ अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी साथ के साथ ही होती रहे। आपका स्कोर क्या रहा, आप कितने तैयार हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, स्कोर जरूर बताएं। और जो आपसे पूछा है कि हिंदी भाषा में कितनी उपभाषाएं हैं, इसका आंसर भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा। बस आपको क्या करना है, आपको चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पर सेट करना है ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के पास जितना हो सके, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।